आगरा की कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाओं का जोरदार चलना, जनवरी का महीना हड्डियां गला देने वाले ऐसे मौसम में 70 वर्ष की सरस्वती जी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी ठिठुर रही थी। स्वयं को ठंड से बचाने के लिए साड़ी के पल्लू से कसकर अपने शरीर को लपेट रही थी। ठंड की वजह से उनके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। शरीर पर एक पतले से कपड़े कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। इस साड़ी के छोटे से पल्लू से अपना कान नाक ढकने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से ठंडी हवाएं फड़फड़ करती हुई उनके जिस्म में घुस रही थी। उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ऐसे भयंकर मौसम में उनकी दोनों बूढ़ी आंखें दूर तक फैले कोहरे में अपने बेटे प्रकाश को ढूंढ रही थी, परंतु जितनी बार रास्ते की ओर देखी असफलता ही हाथ लगती। आज सुबह ही अपने बेटे के साथ कोलकाता से चली थी। सरस्वती जी बहु दिनों से उनकी खांसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को खांसी उन्हें ठीक से सोने भी नहीं देती थी। खस खस कर उनकी छाती में भी दर्द होने लगा था। पूरा घर उनकी खांसी की वजह से ठीक से सो नहीं पाता था। तो उनके बेटे प्रकाश ने चिंता दिखाते हुए कहा, माँ, आपकी खांसी दिन पर दिन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी बहू और मुझे रात में आपकी खांसी की वजह से ठीक से नींद भी नहीं आती। सरस्वती जी ने कहा, बेटा, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी उसे कुछ भी आराम नहीं हो रहा है। प्रकाश ने कहा, माँ, मैंने पता किया है। आगरा में आपकी खांसी के इलाज के लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। कहते हैं कैसी भी भयानक खांसी हो उसकी दवाई से तुरंत ही आराम हो जाता है। मैं कल आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। बेटे की बात सुनकर सरस्वती जी बोली, बेटा, मैं भी खुद इस खांसी से बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन बेटा, बुढ़ापे में तो ऐसी बीमारियाँ लगी ही रहती है। कितना भी इलाज करा लो फिर लौटकर वापस आ ही जाती है। ऐसी बात नहीं है माँ, वहाँ अच्छे से डॉक्टर इलाज करेंगे तो संभव है। आप देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर से चैन से सो पाओगी। अपने बेटे के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी। तभी उनकी पोती नेहा का फ़ोन आया और सब का हाल चाल पूछते हुए उसने अपनी दादी से बात की। बात करते करते सरस्वती जी इतना खास रही थी तो चिंतित स्वर में नेहा ने पूछा, दादी, क्या अभी तक आपकी खांसी ठीक नहीं हुई है? तो सरस्वती जी ने कहा, बेटा, यहाँ के डॉक्टर से कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। कल तुम्हारे पापा ने मुझे दवाई दिलाने दूसरे शहर ले जा रहे हैं, तो यहाँ की चिंता बिल्कुल मत किया कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। विदेश में पढ़ाई करने के लिए कितनी मेहनत की है तूने। दादी, कैसी बात करती हो? पढ़ाई करने विदेश आ गई हूँ तो क्या आपकी चिंता नहीं होगी? अरे, आप तो मेरी बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ में अपना हर सुख दुख बांटती थी, जिसकी गोद में सिर रख कर मुझे सुकून मिलता था। बचपन से ही आपके और दादू की गोदी में बैठकर कितनी कहानियाँ किस्से सुनी है मैंने। दादू तो मुझे अपने पीठ पर बिठाकर घोड़ा बनकर घुमाते थे। बचपन से मैं आप दोनों के साथ ही तो रही है, फिर आपकी चिंता कैसे ना करूं। मम्मी पापा तो नौकरी की वजह से हमेशा बिजी रहते थे, इसीलिए तो आप मेरी मम्मी पापा, बेस्ट फ्रेंड, दादी सब कुछ हो। दादी जी के जाने के बाद अब आपको नहीं खोना चाहती, इसीलिए कह रही हूँ
आप अपना पूरा ध्यान रखा करिए, वरना मैं पढ़ाई छोड़कर आपके पास वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगी। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, हंसते हुए सरस्वती जी ने कहा और फिर उसके बाद फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही प्रकाश अपनी माँ को लेकर गाड़ी से निकल गया। शाम को 6 बजे तक वह लोग आगरा पहुँच गए थे। आगरा शहर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही प्रकाश ने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और अपनी माँ से कहा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गली के अंदर गाड़ी नहीं जा पाएगी। मैं पहले डॉक्टर के पास जाकर आपका नंबर लगा देता हूँ, जब तक आप मेरा यहीं इंतज़ार करो। सरस्वती जी घबराते हुए बोली, बेटा तू मुझे अपने साथ ले चल, इस शहर में मैं यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी। अरे माँ, शाम का समय है, इस समय सभी लोग घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलते हैं और आगरा जैसे शहर में तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और इसी भीड़ में आपको लेकर मैं डॉक्टर को कैसे ढूंढूंगा। मैं गाड़ी यहीं कहीं साइड में पार्क कर देता हूँ, आप यहीं बैठ जाइए। मेरे संग चलोगे तो कहीं भीड़ में धक्का मुक्की से गिरा गई और हड्डी बड्डी टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सरस्वती जी बोली, बेटा कह तो तुम ठीक ही रहे हो। प्रकाश ने कहा, माँ बस मैं 10 मिनट में डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाकर फटाफट से आता हूँ, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, बस मुझ पर विश्वास रखिए। इतना कहकर प्रकाश गाड़ी को लेकर निकल गया। सरस्वती जी वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। 10 मिनट कहकर गया था प्रकाश, लेकिन 2 घंटे से भी ऊपर हो गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आया। उधर सरस्वती जी खास कर बेहाल हो रही थी। उनके पास पानी भी नहीं था पीने के लिए। खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। धीरे धीरे रात होने लगी। सरस्वती जी अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। धीरे धीरे सड़क से भीड़ कम होने लगी और थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल भी सन्नाटा सा छा गया था। क्या गली क्या दुकान, गाड़ियां ही चल रही थी। सिर्फ कुत्तों के भौंकनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से रोड की लाइट भी बंद हो गई। घनघोर अंधेरी रात थी तो सुनसान सड़क भी भयंकर नजर आने लगी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से सरस्वती जी और भी ज़्यादा डर के मारे कांपने लगी। ठंड की वजह से उनके हाथ पैर जाम हो चुके थे, तो उन्होंने अपने आप को अपनी साड़ी कस कर लपेट लिया। घर से वह एक शॉल लेकर चली थी, लेकिन जल्दबाजी में गाड़ी से शॉल निकालना ही भूल गई। सरस्वती जी अब और भी ज़्यादा डर गई थी। तब कुत्ता उनके पास आकर भौंकने लगा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश की, परंतु छड़ी देखकर कुत्ता उनके चारों तरफ घूमते हुए और भी तेज तेज भौंकने लगा। और उसके ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ सुनकर आसपास के अनेक कुत्ते भी दौड़े चले आए और सब एक साथ मिलकर भौंकने लगे। सुनसान सड़क पर कुत्तों का झुंड देखकर सरस्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में न जाने कहाँ से एक आदमी आया और उन कुत्तों के लिए सड़क के दूसरे किनारे कुछ बिस्किट डालकर चला गया। वह सारे कुत्ते उन बिस्किट पर टूट पड़े और सरस्वती जी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत पल भर की थी। अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सोचने लगी
प्रकाश को भी इसी शहर का यही हॉस्पिटल मिला था क्या? अपने शहर में डॉक्टरों की कमी है क्या? अपनी बूढ़ी माँ को सुनसान सड़क के किनारे बिठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक ओर तो ठंड की वजह से शरीर अकड़ चुका था, दूसरी ओर भूख प्यास से आंतें सिकुड़ रही थी। हाथ में कुछ पैसे भी नहीं थे कि कहीं पास की दुकान पर जाकर कुछ खा पी लें। अचानक उनके मन में भयानक ख्याल आने लगे और उनके मन में अनहोनी शंकाएं घर करने लगी। एक ही पल में ठंड और भूख दोनों गायब हो चुकी थी। प्रकाश इन अनजान गलियों में पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं किसी भीड़ में गाड़ी को टक्कर तो नहीं मार दी होगी। आगरा जैसे शहर में भीड़ भाड़ में चारों तरफ खतरा ही खतरा है। आजकल सब लोग बिना देखे ही अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। कहीं प्रकाश को कुछ हो तो नहीं गया होगा, कहीं किसी गाड़ी वाले ने टक्कर तो नहीं मार दी होगी। हे भगवान, आखिर प्रकाश अभी तक क्यों नहीं आया? आप मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान। मुझे ही मना कर देना चाहिए था दूसरे शहर आने के लिए। क्यों मैंने अपने बेटे की बात मान ली? बेचारा ना जाने मेरी वजह से कहाँ फंस गया है। बूढ़ी आंखें लगातार अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी। कलेजा मुंह को आने लगा था। वह बिल्कुल ही बौखला सी गई और अपने आप से ही बातें करने लगी। सरस्वती, बढ़ती उम्र में लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। रत्ती भर भी अकल नहीं है तुझ में, जो अपने बेटे के बारे में इतना गलत गलत सोच रही है। अरे कुछ नहीं हुआ होगा मेरे बेटे को, बस अभी आता ही होगा। हो सकता है गाड़ी खराब हो गई हो या उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया हो। और वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे बेटे को सही रखना और जल्दी से मेरे पास भेज देना। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तो मुझे बुला लेना अपने पास, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल सुरक्षित रखना। उसे मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन अभी तक वह इतना तो समझ गई थी कि अगर सब कुछ ठीक होता तो प्रकाश डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाकर अब तक तो आ गया होता। और अब तो डॉक्टर के बैठने का समय भी नहीं है। डॉक्टर भी कब का अपने घर जा चुका होगा। सोचते ही सोचते उनका हृदय अत्यंत व्याकुल होने लगा। गले से रोने की दर्द भरी आवाज़ और आंखों से आंसू फूट फूट कर निकल रहे थे। ना जाने कितने ही घंटे उन्होंने ऐसे रोते रोते ही बिता दिए। तभी वहाँ एक आदमी गुजर रहा था। उसने देखा पास में ही पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। कोहरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उस आदमी के पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी काकी रो रही थी। उसने आवाज़ लगाई, क्या हुआ अम्मा जी, आप क्यों रो रही हो और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने अपना सर उठाकर देखा। जीते जागते इंसान को अपने पास खड़ा पाकर वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सबसे पहले वह आदमी ने उनको अपने स्कूटर की डिग्गी में से पानी की बोतल निकालकर पानी पिलाया। पानी पीकर सरस्वती जी की चैन की सांस ली। फिर उसने पूछा, क्या हुआ अम्मा, बहुत परेशान लग रही हो आप? घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कहकर उनके कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह एकदम ठंडी पड़ी हुई थी। उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसका हृदय सरस्वती जी को देखकर करुणा से भर गया। उसने तुरंत अपनी शॉल उतारकर सरस्वती जी को पहना दी और फिर बोला, माँ, इतनी ठंड में आप सारी रात इस खुले आसमान के नीचे क्यों बैठी हो? सरस्वती जी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर ठंड की वजह से
उसके दांत भी बुरी तरह से अकड़ चुके थे और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वह आदमी जल्दी से चाय की दुकान पर गया और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आया। सरस्वती जी ने मन ही मन उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। इतनी ठंड में वह चाय किसी अमृत का काम कर रही थी। चाय पीकर उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ गई। अब तक रात का अंधेरा छाने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी में उन्होंने उस अपरिचित का चेहरा देखा और बोली, अरे तुम तो मेरे पोते के उम्र के हो। 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में भी तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की सूझी। बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं जो मुझ जैसी बेसहारा औरत की मदद करने के लिए आ गए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर वह व्यक्ति बोला, अम्मा, मेरा नाम राहुल है। मैं यहाँ पास में ही एक दुकान पर काम करता हूँ। मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको क्या परेशानी है। इतनी ठंड में आप बिना गर्म कपड़ों के आधी रात में यहाँ क्या कर रही थी। फिर सरस्वती जी ने कहा, बेटा, मेरा बेटा प्रकाश कल दोपहर को डॉक्टर के पास नंबर लगवाने गया था और मुझे यहाँ बैठने को कह गया था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा। उसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। अब अम्मा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन बेटा, मुझे उसका फ़ोन नंबर याद नहीं है। तो अम्मा, हम एक काम करते हैं, मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। आपको अपने घर का पता तो मालूम ही होगा ना। हाँ बेटा, अच्छे तरीके से याद है। राहुल उन्हें अपनी स्कूटर पर बिठाकर घर छोड़ने के लिए गया। रास्ते में रोककर एक ढाबे पर उसने सरस्वती जी को चाय नाश्ता करवाया। सरस्वती जी के हृदय से उस इंसान के लिए खूब दुआएं निकल रही थी। बेटा, तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, अपने नाम के ही जैसे हो। लगता है भगवान ने मेरी मदद करने के लिए ही तुम्हें भेजा होगा। भगवान तुम्हारी खुशियों सदा बनाए रखे। जैसे ही राहुल सरस्वती जी को लेकर घर पहुंचा, देखा घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अब आप यहाँ पर ठहरिए, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उनके पड़ोसियों से प्रकाश के बारे में पूछने चला गया। पूछने पर पता चला प्रकाश तो अपनी पत्नी के साथ आज सुबह ही घूमने के लिए निकल गया। राहुल ने उनके पड़ोसियों से प्रकाश का फ़ोन नंबर लिया और तुरंत उसे फ़ोन लगाया। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। आप प्रकाश बोल रहे हो? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि जी हाँ, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कहिए, क्या बात है? मैंने आपकी माँ को इस सड़क के किनारे ठंड में रोते हुए देखा जहाँ आप उन्हें छोड़ कर आए थे। शायद आप किसी ज़रूरी काम में फंस जाने के कारण उन्हें लेने नहीं आ पाए, इसीलिए मैं उन्हें उनके घर छोड़ने आया हूँ। परंतु यहाँ तो घर पर ताला लगा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं? सुनिए मिस्टर, आप जो भी हो, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए। और हाँ, अगर छोड़ना ही है तो उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दीजिए। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। उधर से राहुल बोलता रहा और उधर से फ़ोन कट हो चुका था। सरस्वती जी ने पूछा, बेटा, बात हुई क्या तुम्हारी प्रकाश से? मेरा बेटा ठीक तो है ना? वह मुझे लेने क्यों नहीं आया? कुछ तो बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ माँ, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और आपको लेने इसीलिए नहीं आया क्योंकि वह आपको लाना नहीं चाहता था। वह आपसे पीछा छुड़ाना चाहता था। वह वहाँ आपको जानबूझकर छोड़कर गया था।
सच कहूँ तो आपके बेटे की नीयत में खोट तो मुझे भी लग रहा था, वरना इतनी ठंड में कोई अपनी बूढ़ी माँ को इस हालत में छोड़कर क्यों जाता। अम्मा, आप मेरी बात मानिए, आप किसी वृद्धा आश्रम में चलिए, मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। सरस्वती जी राहुल के चेहरे को देखते हुए बोली, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरा भी घर परिवार है, मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ने की बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? राहुल ने कहा, माँ, यह बात मुझे आपके बेटे ने कही है। सरस्वती जी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर मेरा बेटा अपनी माँ को बोझ क्यों समझेगा? मुझे 2 वक्त की रोटी देना मेरी बहू को क्यों खलने लगेगा? बहू मेरे काम करते करते कभी कभी परेशान हो जाती होगी, मैं बूढ़ी हड्डियों से घर के काम भी तो नहीं हो पाते। प्रकाश को मेरी दवाइयों का खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, छोटी छोटी बातों पर मेरा टोकन उन्हें पसंद नहीं आता होगा। मेरे खांसने से वह दोनों पूरी रात सो नहीं पाते थे, लेकिन मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पल रही थी। यह घर, ज़मीन, दुकान सब मेरे पति की थी, जो उनके जाने के बाद मैं अपने बेटे बहू को सौंप दी। मेरा बेटा इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता कि अपनी माँ को मरने के लिए सुनसान सड़क पर कड़कती ठंड में छोड़ आया। बेटा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। अम्मा, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अभी आपको सुना देता हूँ। मेरे मोबाइल में कॉल की रिकॉर्डिंग रहती है, आपके बेटे से जो मेरी बात हुई है, मैं वह सारी बात आपको सुना देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल ने अपना फ़ोन स्पीकर पर डालकर सरस्वती जी को सारी बात सुनाया। कॉल की रिकॉर्डिंग सुनकर सरस्वती जी पूरी तरह से टूट गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कोई बेटा अपनी माँ के संग इस हद तक भी कर सकता है? और चक्कर खाकर सीधे ज़मीन पर जा गिरी। थोड़ी देर के लिए वह एक पत्थर के समान हो गई थी। राहुल ने उनको हिलाते हुए कहा, अम्मा, आप ठीक तो हो? राहुल की आवाज़ सुनकर सरस्वती जी की चेतना वापस आई। फिर सरस्वती जी रूंधे गले से बोली, बेटा चलो, मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। कपकपाती आवाज़ में ऐसा कहते हुए उनके अंदर का दर्द आंसुओं के जरिए छलक रहा था। राहुल ने इंटरनेट के जरिए शहर के अच्छे वृद्धा आश्रम का पता खोज निकाला। वृद्धा आश्रम पहुंचते ही संचालकों ने उनके विषय में सारी जानकारी ली और फिर सरस्वती जी को इस वृद्धा आश्रम में रहने लगे। यहाँ रहते रहते उनको तकरीबन 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन आश्रम में गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा था। तभी वहाँ के एक अधिकारी ने आश्रम में रहने वाले लोगों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। उस वीडियो में सरस्वती जी भी थी। किस तरह आज की पीढ़ी संस्कारों में नहीं बल्कि स्वार्थ में जीवन जीती है। आज सिर्फ यह उपयोगी चीज़ों का घर में रहकर अन्य उपयोगी वस्तुओं को फेंकने का ज़माना है। कोई बेटा अपनी माँ बाप को मंदिर की सीढ़ियाँ पर बिठाकर चला जाता है, कोई सड़क पर फेंक जाता है, कोई उनको भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ देता है और कोई डॉक्टर के बहाने दूसरे शहर ले जाकर उन्हें कड़कड़ाती ठंड में रोड पर छोड़ देता है। यह भी नहीं सोचते आजकल के बच्चे कि जिन माँ बाप को वह रोड पर छोड़ रहे हैं, उन माँ बाप ने अपना सारा जीवन उन्हें पालने पोसने में निकाल दिया। कितने निर्दयी होते हैं वह बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप को छोड़ते वक्त जरा भी उनका कलेजा नहीं कांपा। सोशल मीडिया पर वृद्धा आश्रम की यह खबर आग की तरह फैल रही थी। विदेश में रह रही पोती की एक फ्रेंड ने जब यह खबर सोशल मीडिया पर देखी तो उसने सरस्वती जी को देखा। नेहा ने बहुत बार वीडियो कॉल पर अपनी दादी से अपनी फ्रेंड को मिलाया था।
नेहा की फ्रेंड देखते ही पहचान गई कि यह नेहा की दादी है। उसने तुरंत ही नेहा को वह वीडियो दिखाई। एक पल के लिए उसे लगा कि नहीं, यह मेरी दादी नहीं हो सकती। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक ही वीडियो को 3-4 बार देखा और हर बार उसमें सरस्वती जी दिखाई दे रही थी। फिर उसको यकीन हो गया कि यह उसकी दादी है। सरस्वती जी का रोता हुआ चेहरा और उसके माता पिता की करतूतों ने उसके हृदय को तोड़ कर रख दिया। उस वीडियो की बातें सुनकर उसका दिल दहल रहा था। उसने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया और हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, माँ पापा दादी कहाँ है? वह ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों उनकी आज बहुत याद आ रही है। उसकी बात को सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा कभी कभी अपने माँ बाप का भी हाल चाल पूछ लिया करो। तुझे तो बस अपनी दादी का ही ख्याल रहता है। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, उनका क्या होगा? अच्छा तो आप मेरी दादी से बात करवा दीजिए, बहुत दिन हो गए मैं दादी से बात नहीं की हूँ, उसने कहा। तो उसकी माँ हड़बड़ाते हुए बोली, वह गांव में अपने दूर के किसी भाई से मिलने के लिए गई हैं। नेहा समझ गई कि वह लोग उसे सीधे तरीके से कुछ नहीं बताएंगे। उसने फ़ोन रखा और तुरंत भारत आने की तैयारी करने लगी। 10 दिनों के बाद वह भारत पहुंच गई और अपने शहर पहुंचते ही उसे वृद्धा आश्रम में गई, जिसका पता और फ़ोन नंबर उस वीडियो के अंत में दिया गया था। जब वह वृद्धा आश्रम में पहुंची तो देखा उसकी दादी एक चारपाई पर बैठी हुई गीता पढ़ रही थी। उसे याद आया कि जब बचपन में वह अपने दादा दादी के पास गांव में रहती थी तो उसके दादी जब भी गीता पढ़ती थी तो वह उनके पास चौकड़ी लगा कर बैठ जाती थी। दादी उसे बड़े ही प्यार से गीता की हर एक पंक्ति का अर्थ समझाया करते थे। लेकिन उस समय में और इस समय में बहुत फ़र्क था। उस समय उसकी दादी बहुत ही हट्टी कट्टी हुआ करती थी और आज उसकी दादी बहुत ही कमज़ोर दिख रही थी। कमज़ोरी और वृद्ध अवस्था के कारण उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। उनकी यह हालत देखकर उनकी पोती के दुख की सीमा नहीं रही। आंखों में आंसू ली अपनी दादी की ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उनकी चारपाई के पास जाकर खड़ी हो गई। सरस्वती जी ने महसूस किया कि उनकी किताब पर पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी। उन्होंने गीता की किताब को एक तरफ रखा और नज़र उठाकर अपने पास खड़े व्यक्ति को देखा। उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि उनकी पोती नेहा उनके पास खड़ी हुई है और यह उसी के आंसू थे जो उनकी किताब पर गिर रहे थे। अपनी पोती को देखते ही उसने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे हुए बस रोए जा रहे थे। फिर खुद को संभालते हुए दादी ने पूछा, तू कब आई बेटी? नेहा ने कहा, दादी मैं आपका वीडियो देखा था, मुझे समझ नहीं आया आखिर यह सब कैसे हो गया। मुझे बताइए दादी, आखिर पापा मम्मी आपके संग ऐसा कैसे कर सकते हैं? दादी आपको अपनी पोती की कसम सच सच बताइए, आपकी यह हालत कैसे हो गई? जैसे ही नेहा ने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने अपना सर नेहा के गोद में रख दिया, मानो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। इस कड़कड़ाई ठंड में धूप मिल गई हो। उन्होंने अपनी आप बीती नेहा को सुनाई। नेहा अपनी दादी के मुंह से सारी बातें सुनकर गुस्से में तमतमा उठी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने कहा, दादी आप मेरे साथ चलिए, देखती हूँ आपके घर से आपको कौन निकालता है। वह घर आपका और दादाजी का है। सरस्वती जी बोली, बेटा पहले ही मेरा बहुत तमाशा बन चुका है, अब मुझ में कुछ और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। अरे दादी आप चलिए तो सही, यह घर आपका है।
अपनी दादी को लेकर वृद्धाश्रम से बाहर आ गई और उनके साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने अपनी दादी को टैक्सी में ही बैठाकर उसने डोर बेल बजाई। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी को देखकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अंदर घुसते ही उसने अपनी दादी को आवाज़ लगाना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर प्रकाश कमरे से बाहर आया। प्रकाश ने कहा, बेटा नेहा, तुम आने वाली थी, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाता। माँ नेहा के गले लगने लगती है, लेकिन नेहा उनको दूर हटा देती है। नेहा ने कहा, पहले मुझे यह बताइए कि दादी कहाँ है? आप लोग मेरी दादी से बात क्यों नहीं करवा रहे थे? बेटा, तुम्हें बताया तो था कि दादी तीर्थ यात्रा पर गई है, लेकिन माँ फ़ोन पर तो आपने बताया था कि दादी अपने गांव गई हैं किसी दूर के भाई को देखने के लिए। नेहा के मुंह से यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी घबराते हुए एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। उसने कहा, माँ पापा, कितना झूठ बोलोगे आप दोनों और कितना नीचे गिरोगे? तभी नेहा बाहर गई और टैक्सी में से सरस्वती जी को लेकर आई। सरस्वती जी को सामने देखते ही प्रकाश और उसकी पत्नी, उनके तो पसीने ही छूटने लगे। प्रकाश ने अपनी माँ को देखते ही कसकर गले से लगा लिया और कहने लगा, माँ आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा, जब आप कहीं नहीं मिली तो मैं थक हार कर घर आ गया। नेहा बोली, पापा भगवान से डरिए, और कितना झूठ बोलेंगे? अपनी माँ को उस अंधेरी रात में अनजान शहर में छोड़ते हुए आपके हाथ नहीं काँपे? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी दादी ने आपका? जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पैदा करने में कितने कष्ट सहे, उस माँ को अनजान शहर में इतनी भयानक ठंड में मरने के लिए छोड़ आए। अगर मैं आप दोनों के संग ऐसा करूं तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जैसे आप अपनी माँ को छोड़ आए थे, वैसे ही मैं भी आप लोगों को छोड़कर अपनी दादी को लेकर जा रही हूँ। तब आप लोगों को समझ में आएगा, अगर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो क्या बीतती है। दोनों पति पत्नी नेहा की बातें को सुनकर माँ के पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें सुधारने का एक मौका दीजिए। सरस्वती जी बोली, बेटा मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। पता चला वापस तुम लोग मुझे फिर से किसी गले के कचड़े में छोड़ आओगे। नेहा बोली, पापा मम्मी, मैं अपनी दादी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी, आप लोग रहिए दोनों मज़े से, पर भूल जाइए कि कोई आपकी बेटी और माँ भी थी। नेहा अपनी दादी को लेकर एक होटल में रहने लगी। जब विदेश जाने की सारी औपचारिकता पूरी हो गई, तब नेहा अपनी दादी को लेकर विदेश में शिफ्ट हो गई और पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने जॉब कर ली और अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रहने लगी। यहाँ प्रकाश और उसकी पत्नी पर जैसे गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। उनका सब कुछ बिखर गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या बेटे ने जो अपनी माँ के संग किया वह सही था या गलत, या नेहा ने अपनी दादी को न्याय दिलाने के लिए जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।